हाय फ्रेंड्स, EIGRP सीरीज़ की इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको EIGRP के बेसिक फीचर्स के बारे में बताया था और इस वीडियो में मैं आपको EIGRP की वर्किंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरी ये सजेशन है कि इस वीडियो को देखने से पहले EIGRP पार्ट 1 मीन्स इसके पहले की वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, तभी इस वीडियो को आप आसानी से समझ पाएंगे। EIGRP प्रोटोकॉल अपनी वर्किंग को इजी बनाने के लिए 3 तरह के टेबल बनाता है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। वो 3 टेबल क्या हैं? नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल और राउटिंग टेबल। सबसे पहले जो नेबर टेबल फॉर्म होती है, वो नेबर टेबल 2 राउटर एक दूसरे के नेबर तब बनते हैं जब वे एक कॉमन नेटवर्क पर एक दूसरे के हेलो पैकेट्स रिसीव करते हैं। हाई बैंडविड्थ पर, जैसे हाई बैंडविड्थ बोलने का मतलब है ईथरनेट, टोकन रिंग, FDDI। इन हाई बैंडविड्थ पर इन एवरी 5 सेकेंड हेलो पैकेट्स एक दूसरे को ट्रांसमिट होते हैं और लो बैंडविड्थ जैसे ATM या BRI पे इन एवरी 60 सेकेंड पे ये हेलो पैकेट्स एक दूसरे को सेंड होते हैं। नेबरशिप फॉर्म होने के बाद राउटर एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं या एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तो वो क्या बात करते हैं? वो बात करते हैं टोपोलॉजी टेबल की। टोपोलॉजी टेबल मीन्स हर राउटर के पास नेटवर्क के अंदर अवेलेबल दूसरे जो भी राउटर्स हैं, जो भी डेस्टिनेशन है, उन सभी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जो भी रूट्स हो सकते हैं, उन सभी रूट्स की इंफॉर्मेशन टोपोलॉजी टेबल में रखी जाती है। नेबर टेबल में सिर्फ अपने नेबर्स की इंफॉर्मेशन होती है। और तीसरा और इम्पॉर्टेंट टेबल जो है वो राउटिंग टेबल है। राउटिंग टेबल में EIGRP किसी भी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए सोर्स टू डेस्टिनेशन जो बेस्ट रूट होगा, जो टोपोलॉजी टेबल के अंदर वेरियस रूट्स हैं किसी भी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, उसमें से जो बेस्ट रूट होता है उसको राउटिंग टेबल में प्लेस करता है और इस तरीके से राउटिंग टेबल बनती है। तो EIGRP की वर्किंग इन्हीं 3 टेबल्स के इर्द गिर्द घूमती है। EIGRP अपनी वर्किंग को स्मूथ बनाने के लिए कंपोजिट मैट्रिक्स यूज करता है, जिनमें बैंडविड्थ, डिले, लोड, रिलायबिलिटी और MTU होते हैं, जिनको K1 और K3 इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 होती है और इसके अलावा बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो 0 होते हैं। इस फार्मूले को जब एलोबरेट किया जाता है तो इसका जो सिंप्लीफाई वर्शन आता है वो मैट्रिक इक्वल टू बैंडविड्थ प्लस डिले, और इन दोनों के टोटल को 256 से मल्टीप्लाई करने से ये कॉस्ट कैलकुलेट करने का एक सिंपल फार्मूला बन जाता है। बैंडविड्थ क्या है और डिले क्या है? बैंडविड्थ 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय लोवेस्ट बैंडविड्थ ऑफ ऑल आउटगोइंग इंटरफेस ऑन द रूट टू द डेस्टिनेशन नेटवर्क रिप्रेजेंटेड इन किलोबिट kbps। मान लेते हैं यहाँ एक राउटर है और यहाँ एक दूसरा राउटर है। ये एक तीसरे राउटर के थ्रू यहाँ तक पहुँच रहा है और इनके बीच में इस तरीके से कनेक्टिविटी है। ये राउटर 1 है और ये राउटर 3 है। तो जो बैंडविड्थ होगा वो बैंडविड्थ राउटर 1 से लेके राउटर 3 तक के बीच में जो भी आउटगोइंग इंटरफेसेस हैं, ये आउटगोइंग इंटरफेसेस जो भी हैं, इन आउटगोइंग इंटरफेसेस के ऊपर जो मिनिमम बैंडविड्थ होगा 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय दैट मिनिमम बैंडविड्थ। मीन्स सोर्स टू डेस्टिनेशन जितने भी इंटरफेसेस आएंगे उन सभी इंटरफेसेस के ऊपर जो मिनिमम बैंडविड्थ होगा 10⁻⁷ को उससे डिवाइड करने पर बैंडविड्थ की वैल्यू मिलेगी और वो बैंडविड्थ की वैल्यू उस फॉर्मूले में पुट कर दी जाएगी। डिले जो होगा वो क्यूमुलेटिव डिले होता है। क्यूमुलेटिव डिले का मतलब क्या है कि राउटर 1 टू राउटर 2 के बीच में सपोज कुछ डिले होगा और राउटर 2 टू राउटर 3 के बीच में जो डिले होगा उन दोनों का टोटल किसी EIGRP कॉन्फ़िगर्ड राउटर के अंदर जब डिले की वैल्यू को देखा जाएगा तो वो डिले वैल्यू माइक्रो सेकंड में दिखाई देती है, लेकिन यहाँ जो फॉर्मूले में पुट किया जाएगा वो टेंस ऑफ माइक्रो सेकंड होगा। मतलब अगर इनके बीच में डिले 100 माइक्रो सेकंड का है तो जब फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे तो ये टेंस ऑफ माइक्रो सेकंड मीन्स 100 डिवाइडेड बाय 10, इसकी वैल्यू पुट की जाएगी 10। बैंडविड्थ को kbps में और डिले को टेंस ऑफ माइक्रो सेकंड में पुट करने पर
ये फार्मूले के अंदर रखने के बाद इसकी कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। डिले और बैंडविड्थ को देखने के लिए एक सिंपल सा कमांड है शो इंटरफेस, और उस इंटरफेस को लिखने से उसकी बैंडविड्थ और डिले देखी जा सकती है। अब ये एक नेटवर्क है जिसके अंदर राउटर R1, R2, R3, R4 और यहाँ पे एक डेस्टिनेशन है जहाँ तक R1 से पैकेट को पहुँचाना है, और इसी नेटवर्क को यूज़ करके हम लोग टोपोलॉजी टेबल में यूज़ होने वाले पैरामीटर जैसे फिजिबल डिस्टेंस, रिपोर्टेड डिस्टेंस, सक्सेसर, फिजिबल सक्सेसर, फिजिबिलिटी कंडीशंस क्या होती है वो इस नेटवर्क के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सपोज राउटर R1 को एक पैकेट सेंड करना है इस डेस्टिनेशन तक, तो उसके पास यहाँ पे दो पाथ दिखाई दे रहे हैं, एक इधर से ऐसे पाथ है और एक पाथ यहाँ से इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब इस राउटर R1 को यहाँ तक पहुँचने के लिए इन दोनों पाथ में से वो कॉस्ट कैलकुलेट करेगा। अगर ये EIGRP कॉन्फ़िगर्ड राउटर है तो वो कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करता है। कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले सपोज ये R1 टू R4 टू R2 देन डेस्टिनेशन इस तरीके से कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा है, देन क्या होगा, तो टोटल कॉस्ट थ्रो R4 यहाँ से लेके यहाँ तक R4 तक जो मिनिमम बैंडविड्थ है दैट इज 56, वो R1 और R4 के बीच में है क्योंकि यहाँ पे बैंडविड्थ 10,000 है और इसके बाद वाले में भी 10,000 है। यहाँ पे मैंने जो डिले वैल्यू लिखी है वो टेंस ऑफ माइक्रोसेकंड में ही मेंशन्ड है, इसको 10 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये हमने टेंस ऑफ माइक्रोसेकंड में ही लिखा है। और ये जो बैंडविड्थ लिखी हुई है वो kbps में लिखी हुई है। जो फार्मूला हमने आपको बताया था कि बैंडविड्थ होती है 10⁻7 डिवाइडेड बाई 56, आया था कि प्लस डिले, क्यूमुलेटिव डिले क्या हो जाएगा 2000, 100 और 100 मीन्स 2200, और इन दोनों के टोटल को मल्टीप्लाई कर देंगे 256 से। तो यहाँ पे 56 इसलिए रखा गया क्योंकि ये मिनिमम बैंडविड्थ है इस रूट के ऊपर। 10⁻7 डिवाइडेड बाई 56 ये वैल्यू होती है। अगर आपको कैलकुलेटर पसंद है तो ये स्लाइड आपको बहुत पसंद आएगी। 10⁻7 डिवाइडेड बाई 56 ये होगा 178571, प्लस इन तीनों को ऐड करेंगे आप तो 2200, और इन दोनों को ऐड करके आप 256 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी आपको वो मिलेगी 462,77,376। ये एक कॉस्ट हो गई फ्रॉम R1 टू दिस डेस्टिनेशन, ये कॉस्ट वाया R4 हुई। अब इसी तरीके से ये R1 राउटर एक कॉस्ट कैलकुलेट करेगा वाया R3, और देखते हैं कि वाया R3 कॉस्ट क्या होती है। और बैंडविड्थ मिनिमम क्या है, यहाँ पे 128 है, यहाँ पे 10,000 है और यहाँ पे भी 10,000 है, तो इसमें मिनिमम हो गया 128। तो 10⁻7 डिवाइडेड बाई 128 और सभी डिलेस को क्यूमुलेटिव ऐड कर दिया जाता है। तो सभी डिले को क्यूमुलेटिव ऐड करेंगे तो 1000 प्लस 100 प्लस 100 ये 1200 हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी 10⁻7 डिवाइडेड बाई 128, इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 20307200। अब वाया R4 भी एक कॉस्ट मिला और वाया R3 भी एक कॉस्ट मिला। अब इन दोनों कॉस्ट में से जो कॉस्ट मिनिमम होगी वो रूट प्रेफर किया जाएगा। तो यहाँ पे 20307200 जो वाया R3 है वो ये है, और वाया R2 है जो वो 462,77,376, मीन्स वाया R3 रूट प्रेफर होगा क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट कम मिल रही है। और ये जो डिस्टेंस कैलकुलेट की जाती है, ये जो कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है, इसी को कहते हैं फिजिबल डिस्टेंस। मीन्स जो ये प्रेफर्ड रूट का जो कॉस्ट होगा, ये प्रेफर्ड रूट का कॉस्ट कहलाएगा फिजिबल डिस्टेंस। मीन्स फिजिबल डिस्टेंस फ्रॉम R1 टू डेस्टिनेशन वाया R3 इज दिस मच, और फिजिबल डिस्टेंस फ्रॉम R1 टू डेस्टिनेशन वाया R4 इज दिस मच। तो अगर एक ही रूट होता तो फिजिबल डिस्टेंस, अगर सिर्फ R4 होता तो फिजिबल डिस्टेंस ये होती, और सिर्फ ये रूट होता तो फिजिबल डिस्टेंस ये वैल्यू है 20307200। अब इन दोनों फिजिबल डिस्टेंस के अंदर जो
मिनिमम है वो इस नेटवर्क का, इस राउटर R1 का डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए फिजिबल डिस्टेंस कंसीडर होगा, जो 20307200 होगा। फिजिबल डिस्टेंस के अलावा एक और टर्म होता है जिसको बोलते हैं रिपोर्टेड डिस्टेंस या एडवर्टाइज्ड डिस्टेंस। तो फिजिबल डिस्टेंस के बाद जो रिपोर्टेड डिस्टेंस है, रिपोर्टेड डिस्टेंस किसको बोलते हैं? रिपोर्टेड डिस्टेंस होता है अपस्ट्रीम नेबर, मीन्स इस राउटर R1 के लिए डेस्टिनेशन तक पहुंचने का जो अपस्ट्रीम नेबर होगा वो ये R3 का ये इंटरफेस होगा, क्योंकि ये रूट प्रेफर किया गया है क्योंकि कॉस्ट इस पे कम है। तो जो अपस्ट्रीम नेबर से डेस्टिनेशन तक पहुंचने का जो बेस्ट मैट्रिक होगा, मीन्स राउटर R3 से यहां तक पहुंचने का जो भी कॉस्ट होगी वो कहलाएगी रिपोर्टेड डिस्टेंस, क्योंकि यहां से यहां तक की कॉस्ट को ये रिपोर्ट करेगा इस राउटर को। तो R3 टू डेस्टिनेशन के लिए कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो R3 से कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? 10⁻7 डिवाइडेड बाई मिनिमम बैंडविड्थ। तो यहाँ पे मिनिमम बैंडविड्थ R3 तो डेस्टिनेशन क्या है, यहाँ पे भी 10,000 है और यहाँ पे भी 10,000 है, दोनों इक्वल है, मीन्स कोई भी एक मिनिमम हो जाएगा। 10⁻7 डिवाइडेड बाई 10⁻4 मीन्स ये वैल्यू हो गई 10⁻3, और इनके बीच का डिले जो है वो 100 + 100 मीन्स 200। ये टेंस ऑफ माइक्रोसेकंड है, ध्यान दीजिएगा। 10⁻3 + 200 इंटू 256, ये वैल्यू हो जाएगी 307200, 3,07,200। सिमिलरली R4 से डेस्टिनेशन तक की कॉस्ट अगर कैलकुलेट की जाएगी तो वो भी रिपोर्टेड डिस्टेंस होगी, क्योंकि R4 इसको रिपोर्ट करेगा यहाँ से इस तरीके से कि R4 से डेस्टिनेशन तक, क्योंकि अगर ये रूट कभी फेल होगा तो इस रूट के थ्रू पैकेट फॉरवर्ड होंगे, उस कंडीशन में R4 इसका अपस्ट्रीम नेबर होगा। तो R4 के थ्रू भी उसी तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, 10⁻7 डिवाइडेड बाई मिनिमम बैंडविड्थ। तो R4 से लेकर डेस्टिनेशन के बीच में मिनिमम बैंडविड्थ 10,000 है और डिले 100 + 100 200, और इसको भी कैलकुलेट किया जाएगा तो 307200, यहाँ पे भी यही कॉस्ट मिल रही है। मीन्स रिपोर्टेड डिस्टेंस दोनों ही केस में सिमिलर है। अब होता क्या है कि इस R1 से इस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जो दो पाथ दिखाई दे रहे हैं जिनकी कॉस्ट अलग अलग है, ये दोनों ही कॉस्ट इस राउटर की टोपोलॉजी टेबल में दिखाई देगी, लेकिन राउटिंग टेबल में सिर्फ ये वाली पाथ दिखाई देगी। EIGRP की यही एक ब्यूटी है कि सोर्स टू डेस्टिनेशन तक जितने भी पाथ अवेलेबल हैं सभी उसके टोपोलॉजी टेबल में दिखाई देते हैं, और राउटिंग टेबल उस टोपोलॉजी टेबल से बेस्ट रूट को पिक करता है और अपने राउटिंग टेबल को क्रिएट करता है। अगर राउटर R1 से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए दोनों ही पाथ पे सिमिलर कॉस्ट आती है, मीन्स दोनों की जो फिजिबल डिस्टेंस है वो सिमिलर आती है, तो राउटिंग टेबल में दोनों ही रूट दिखाई देंगे। ये सिर्फ EIGRP के अंदर होता है कि एक ही रूट तक पहुंचने के लिए अगर दो पाथ अवेलेबल हैं, एक ही डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए दो इक्वल कॉस्ट अवेलेबल हैं, तो दोनों ही राउटिंग टेबल में दिखाई देते हैं, एज वेल एज टोपोलॉजी टेबल में भी तो दिखाई देंगे ही देंगे वो। तो इस तरीके से FD और RD का कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसके अलावा एक टर्म होता है सक्सेसर और एक होता है फिजिबल सक्सेसर। तो फिजिबल सक्सेसर और सक्सेसर क्या होता है? ये एक नेटवर्क दिखाई दे रहा है जिसके अंदर यहाँ पे एक नेटवर्क है। सपोज ये R2 राउटर को यहाँ तक पहुँचना है, तो R2 राउटर के ऊपर यहाँ से यहाँ की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो आप थोड़ी कम आएगी, तो ये इसका सक्सेसर रूट होगा। सक्सेसर रूट का मतलब क्या है कि जो फिजिबल डिस्टेंस, जिस राउटर के थ्रू फिजिबल डिस्टेंस कम है, तो इस केस में R2 टू डेस्टिनेशन पहुंचना है, टू डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए वाया R3 जो फिजिबल डिस्टेंस है वो कम है, तो जो नेक्स्ट हॉप एड्रेस होगा वो कहलाता है सक्सेसर रूट। मीन्स यहाँ से ये सक्सेसर रूट होगा, और इसमें कॉस्ट ज़्यादा अगर है तो यहाँ पे ये कहलाएगा फिजिबल सक्सेसर रूट। फिजिबल सक्सेसर रूट क्या होता है? ये अ फिजिबल सक्सेसर इज अ नेबर हु हैज अ लूप फ्री बैकअप पाथ।
ये एक बैकअप पाथ होता है और इसी वजह से EIGRP इतना फास्ट रन करता है, क्योंकि इसके अंदर एक बैकअप पाथ क्रिएटेड होता है। और जैसे ही सक्सेसर रूट मीन्स मेन रूट फेल होता है, फिजिबल सक्सेसर उस रूट को कैरी ओवर कर लेता है। तो फिजिबल सक्सेसर बनने के लिए कुछ एक कंडीशंस है जिसको फिजिबिलिटी कंडीशन कहा जाता है। फिजिबिलिटी कंडीशन क्या है? जैसे इस नेटवर्क के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ही राउटर R4 और R3 इस राउटर को रिपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ से डेस्टिनेशन तक मीन्स R3 से डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए भी कॉस्ट 307200 है, और R4 से भी यहाँ तक पहुँचने की जो कॉस्ट है वो 307200 है। लेकिन R1 से डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए वाया R4 कॉस्ट अलग है और वाया R3 कॉस्ट अलग है। तो जो R1 से डेस्टिनेशन तक पहुँचने की कॉस्ट है वाया R4 या वाया R3 वो कहलाती है फिजिबल डिस्टेंस। तो जब फिजिबल डिस्टेंस की वैल्यू और रिपोर्टेड डिस्टेंस की वैल्यू दोनों को कंपेयर किया जाता है, जब रिपोर्टेड डिस्टेंस की वैल्यू लेस देन फिजिबल डिस्टेंस होगी तभी कोई राउटर फिजिबल सक्सेसर बन सकता है। मीन्स रिपोर्टेड डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा फिजिबल डिस्टेंस से कम होगी तभी उस राउटर के थ्रू पैकेट फॉरवर्ड होंगे, तभी वो राउटर फिजिबल सक्सेसर बन सकता है, अदरवाइज वो फिजिबल सक्सेसर नहीं बन सकता। ये कंडीशन फिजिबिलिटी कंडीशन कहलाती है, जो EIGRP के अंदर एक बहुत बड़ा फीचर है। EIGRP का जो नेबर टेबल होता है, उस नेबर टेबल के अंदर अभी हमने आपको बताया था कि EIGRP अपनी वर्किंग को कंप्लीट करने के लिए 3 तरह के टेबल बनाता है, जिसके अंदर जो पहला टेबल वो बनाता है वो नेबर टेबल होता है। तो नेबर टेबल के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है? नेबर टेबल के अंदर एक जो पहला कॉलम होता है वो H कॉलम होता है। H मीन्स हैंडल। हैंडल का मतलब ये है कि कोई भी राउटर, सपोज यहाँ पे एक राउटर है, इससे 2 राउटर यहाँ पे कनेक्टेड हैं, एक इधर है और एक इधर है। अब इन दोनों राउटर्स में से सपोज ये राउटर जो है 192.168.10.10 है और ये 172.16.3.1 है। तो इसने पहले किसके साथ नेबर सिर्फ एडजेसेंसी फॉर्म की है? पहले इसने फॉर्म की है 172.16.3.1 से, क्योंकि इसके साथ हैंडल इसने किया विद वैल्यू 0। यहाँ पे वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, मीन्स जिसकी वैल्यू 0 होगी सबसे पहले उसके साथ एडजेसेंसी फॉर्म हुई है, फिर जिसकी वैल्यू 1 है उसके साथ एडजेसेंसी फॉर्म हुई है, फिर जिसकी वैल्यू 2 होगी उसके साथ एडजेसेंसी फॉर्म हुई है। मीन्स ये एक रैंक है कि किसके साथ एडजेसेंसी कब फॉर्म हुई है, किस सीक्वेंस में एडजेसेंसी फॉर्म हो रही है। यहाँ पे नेबर का एड्रेस लिखा होता है, नेक्स्ट हॉप का एड्रेस लिखा हुआ होता है, ये लिखा होता है किस इंटरफेस से ये नेक्स्ट हॉप कनेक्टेड है, उसकी वैल्यू लिखी रहती है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जिसको बोलते हैं होल्ड पैरामीटर, ये सेकंड में लिखा हुआ है। होल्ड पैरामीटर ये होल्ड टाइमर से ही रिलेटेड है। हमने आपको बताया था कि EIGRP के अंदर होल्ड टाइमर 15 सेकंड का होता है फास्ट नेटवर्क में, और स्लो नेटवर्क में यह 60 होता है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि आज के IOS सभी फास्ट नेटवर्क में काम करते हैं, इसलिए इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 15 सेकंड है। तो ये जो होल्ड टाइमर की वैल्यू होती है, ये होल्ड टाइमर की वैल्यू मैक्सिमम इस होल्ड कॉलम के अंदर जो ये वैल्यू होगी ये मैक्सिमम होल्ड टाइमर के वैल्यू के बराबर हो सकती है। मीन्स मैक्सिमम 15 सेकंड ये हो सकती है, और इसकी वैल्यू कभी भी होल्ड टाइमर माइनस हेलो टाइमर, होल्ड टाइमर 15 है और हेलो टाइमर -5 है, मीन्स कभी भी इसकी वैल्यू 10 से कम नहीं होनी चाहिए। और एक EIGRP राउटर ये एज्यूम करता है कि जब तक वो नेबर राउटर से हेलो पैकेट रिसीव कर रहा है तब तक नेबर के साथ उसके रूट वाइबल हैं या फिजिबल हैं। मीन्स अगर इस तरीके से यहाँ पे ये 2 राउटर हैं, यहाँ से अगर जब तक इसको हेलो पैकेट यहाँ पे मिल रहा है तब तक तो इसके साथ इसकी एडजेसेंसी फॉर्म है। हेलो पैकेट मिलना बंद होगा तो यहाँ पे एडजेसेंसी ब्रेक हो जाती है, और वो होता कैसे है, इसीलिए यहाँ पे होल्ड फील्ड दिया गया है। होल्ड फील्ड का मतलब क्या है कि एक बार अगर ये टाइमर एक्सपायर हो गया तो हमारी एडजेसेंसी ब्रेक हो जाती है। तो ये टाइमर एक्सपायर
मैक्सिमम कब हो सकता है, मैक्सिमम जब ये 15 से स्टार्ट हुआ और ये 0 जब हो जाएगा तो ये होल्ड टाइमर एक्सपायर कर जाएगा और यहाँ पे एडजेसेंसी ब्रेक हो जाएगी। तो ऐसे तो हर 15 सेकंड के बाद एडजेसेंसी ब्रेक होनी चाहिए, लेकिन ऐसा EIGRP के अंदर इसके अलावा एक और प्रोविज़न करके रखा गया है कि जैसे ही कोई पैकेट इधर से यहाँ पे रिसीव होता है, वो हेलो पैकेट हो या कोई भी दूसरा पैकेट हो, ये रीसेट होके अगेन 15 पे चला आता है। मीन्स जैसे ही इसकी वैल्यू 10 आएगी तो अगला पैकेट यहाँ पे तुरंत सेंड हो जाता है, तो ये वैल्यू अगेन रीसेट होके 15 पे चली जाती है और ये कभी भी 0 नहीं होता। अगर ये 0 हो गया मीन्स यहाँ पे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये 0 हुआ। जब हम लोग इसका ट्रबल शूटिंग करेंगे तो ये वैल्यू आपको इंडिकेट करेगी कि होल्ड वैल्यू अगर 10 से कम हो गई है देन कुछ प्रॉब्लम है। अप टाइम इंडिकेट करता है कि राउटर कब से अप है, ये दोनों राउटर्स कब से अप हैं। SRTT पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, स्मूथ राउंड ट्रिप टाइमर, जो एक राउटर से दूसरे राउटर तक पैकेट पहुंचने और एक्नॉलेजमेंट मिलने का टाइम है, वो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। और RTO रीट्रांसमिशन टाइम आउट, इसको भी हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये क्या होता है। बेसिकली जब पैकेट फेल हो जाते हैं तो उनको फिर से रीसेंड किया जाता है, तो कितनी देर के बाद वो रीसेंड होगा वो वैल्यू यहाँ पे दिखाई जाती है कि 200 मिलीसेकंड के बाद ही वो पैकेट अगेन रीट्रांसमिट होंगे। काउंट की वैल्यू यहाँ पे जो दिखाई दे रही है, Q मीन्स काउंट, ये वैल्यू आइडल कंडीशन में 0 होनी चाहिए। बेसिकली ये वैल्यू यहाँ पे दिखाता है कि जो भी हमारे पास पैकेट्स हैं, वो आइदर अपडेट पैकेट्स हों, क्वेरी पैकेट्स हों या हेलो पैकेट्स हों, जितने भी तरह के पैकेट्स हैं, अपडेट, क्वेरी, रिप्लाई, वो पैकेट्स क्यू में तो नहीं हैं। अगर वो क्यू में हैं तो कितने पैकेट्स क्यू में हैं, तो अगर वो क्यू में दिखाई दे रहा है मीन्स नेटवर्क कन्वर्ज नहीं है, पैकेट ट्रांसमिट नहीं हो रहे होंगे, तो ये वैल्यू आइडल कंडीशन में 0 होनी चाहिए। सीक्वेंस नंबर 7 या 28 ये जो दिखाई दे रहा है, ये इंडिकेट करता है कि जो रिप्लाई पैकेट है या अपडेट पैकेट है या क्वेरी पैकेट है, वो लास्ट क्वेरी पैकेट का नंबर क्या था या लास्ट अपडेट पैकेट का नंबर क्या था जो इस राउटर को मिला। मीन्स लास्ट पैकेट 28th पैकेट इसको मिला है और यहाँ पे लास्ट 7th पैकेट मिला है इस राउटर से। जो R2 राउटर रहा होगा, उस R2 राउटर को यहाँ जो नेबर राउटर है उससे जो लास्ट पैकेट मिला है वो 7th मिला है और इससे जो लास्ट पैकेट मिला है वो 28th मिला है। ये इंडिकेट करता है नेबर टेबल के पैरामीटर्स। इसी तरीके से टोपोलॉजी टेबल होते हैं। टोपोलॉजी टेबल के पैरामीटर्स जब अगली वीडियो में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे हम आपको टोपोलॉजी टेबल्स की डिटेल बताएंगे और राउटिंग टेबल की डिटेल भी बताएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में EIGRP की कॉन्फ़िगरेशन के साथ।